नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का मुझे वैल्यूएशन सस्ता लगा और कंपनी के रिजल्ट भी ठीक-ठाक देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और कंपनी अभी सस्ते में मिल रहा है। देखिए, आईआईएफएल के ऊपर अगर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाऊँ तो आपको एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप डाउन में एक बार ओपन हुआ था और एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए वो न्यूज़ के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था जब इस तरीके से गैप डाउन में फॉलिंग हुआ और अचानक क्रैश हो गया। तो इसके पीछे रीज़न था, एक बड़ा रीज़न था। उस रीज़न को मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी मैं उस रीज़न को फिर से मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी अगर क्रैश हुआ है तो उस कंपनी के क्रैश होने के पीछे रीज़न कौन सा है? क्या वो कंपनी के फिर से रिकवरी करने का पॉसिबिलिटी है या कंपनी में सचमुच दम है? सब कुछ आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी की जानकारी के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो देखिए, आईआईएफएल कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। अगर मैं डेटा देखूं तो करीबन 15,000 करोड़ की कंपनी है। मानता एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और सबसे बड़ी बात है, कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, बहुत शानदार होता है, अराउंड 17.8% के आसपास। तो कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर मैं डेटा देखूं तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही डिफरेंट तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर फाइनेंस कंपनी है तो उसको आरओई देखना होगा और अगर फाइनेंस कंपनी नहीं है तो उसको आरओसी देखना होगा। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे देखने को मिले जो डेटा है बहुत पॉजिटिव है। तो बाकी अगर मैं इसको प्राइस के बेसिस में देखूं, सॉरी पी रेशियो के बेसिस में देखूं तो वो तो सस्ता है ही। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार है। कंपनी कंटिन्यूसली रिजल्ट को मेंटेन्स किया, ऐसे नहीं कि कंपनी के रिजल्ट मेंटेन्स नहीं हुआ। जिस टाइम कंपनी क्रैश हुआ था उस टाइम का पीरियड था मार्च 2024, मतलब एक साल पहले। तो मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स ऐसे नहीं कि खराब था, कंपनी का प्रॉफिट ऐसे नहीं था कि खराब था। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन्स किया, उसके बाद बीच में लॉसेस भी किए, फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो अच्छा खासा रिकवरी फिर से कर रहा है। तो इस रिकवरी से कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, कंपनी अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन खुद के स्टेक को बेचकर भाग जाता। यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, एफआईएस ने कोई माल बेचा नहीं है, डीएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है, बाकी पब्लिक के पास है एंड प्रोमोटर के पास कुछ होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बात करूं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है क्योंकि एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो पब्लिक के पास तो ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन जैसे डीआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स नहीं है, मगर एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। पहले भी 25-26% का होल्डिंग था, आज भी 27-28% का होल्डिंग है। ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं डेटा के वाइज देखूं तो डेटा बहुत पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव डेटा में कंपनी में आगे बढ़ने में, बूस्ट होने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो मुझे जो डेटा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखने को मिले, जो यहाँ पे देखिए लॉसेस में देखने को मिला है एक साल के डेटा के हिसाब से, और यही लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। तो क्या प्रेशराइज फिर से रिकवरी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज के कारण नीचे आया है, वो फिर से रिकवरी जरूर करेगा क्योंकि आईआईएफएल बहुत पुराना कंपनी है और आईआईएफएल फाइनेंस जो है सिर्फ फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं है, और भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर भी है और भी अलग अलग सेक्टर के ऊपर है। तो सारी चीज़ों को मैं एक साथ अगर ओवरव्यू बात करूं तो कंपनी के ऊपर व्यू वाइज पॉजिटिव डेटा देखने को मिले जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अभी देखिए, मैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज़ किया। देखिए, मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज की यूज़ किया है वो है 52 का हाई लो, मतलब यहाँ पे जो टॉप लाइन है ये 52 का हाई लाइन है और नीचे वाला जो लाइन है ये है 52 का लो का लाइन। तो यहाँ पे हाई का लाइन और यहाँ पे लो का लाइन। तो मैं काम कैसे करता हूँ, जब शेयर नीचे आकर लो को टच करता है, मतलब 52 के लो को टच करता है, तब मैं डिसीजन लेता हूँ। तो देखिए, डिसीजन बहुत पहले ही बन चुके थे और मैं पहले ही बन चुके थे, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक डिसीजन बन चुके हैं। और डिसीजन बनने के बाद फिर से देखिए कंपनी ऊपर तो जाने का कोशिश कर रहा था और ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी एंटी पॉइंट से ऑलमोस्ट 52% का जर्नी कंपनी ऑलमोस्ट कर चुके थे। तो उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से वो नीचे आए और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद
वो फिर से 52 लो को टच करके फिर से एक बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि जब भी इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनते हैं तो मैं उसके ऊपर पेशेंस के साथ बना रहता हूँ। तो ओवरऑल जब से एंट्री पॉइंट्स बने तब से लेकर करीबन 1 साल हो चुके हैं और कुछ खास यहाँ पे अभी तक गेन देखने को नहीं मिला। तो कभी कभी टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, मगर मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मुझे इस फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स ना मिलता तो मैं दूसरी बार जब यहाँ पे टच हुआ था तो उस पॉइंट को मैं जरूर ऑब्जर्व करता, उस पॉइंट को जरूर मैं एज ए कोई भी एक्शन लेता। तो क्या एक्शन पहले भी इस तरीके से हुआ था, तो वो भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से लेवल्स में हुआ था, तो यहाँ पे भी एक बार हुआ था और वो टाइम था कोविड के टाइम में, मार्च मंथ में। और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से रिकवरी की है। अगर रिकवरी वाइज बात करूँ तो 118% का जर्नी किया जस्ट 1 साल में। 1 साल में पैसा को दुगना किया था। और ऐसे और भी टाइम में हुआ था, 2019 में भी हुआ था, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और उससे पहले अगर देखूँ तो उससे पहले कब हुआ, उससे पहले हुआ था 2016 में। 2016 में क्या था, यहाँ पे से अगर टॉप तक देखो जस्ट 63 डेज में 38% का जर्नी देखने को मिले। उसी तरीके से अगर मैं और भी डेटा को देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर इस पीक लेवल तक देखो जस्ट 63% का जर्नी हुआ जस्ट 237 डेज में। और उससे भी पहले अगर देखो तो जस्ट यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बना था और यहाँ पे पिक किया था, तो 1 साल लगा था 40% गेन मिलने में। तो ऐसे बहुत बार हुआ। तो आपको सिर्फ कंपनी के ऊपर रिसर्च करके डीपली स्टडी करके काम करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, बाकी आप एक बार ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।